Alright guys, let's begin with derivatives. हम लोग डेरिवेटिव्स में जा रहे हैं. हम लोग डेरिवेटिव्स की बात करेंगे. और अगर हम लोग डेरिवेटिव्स की बात करें, फंडामेंटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. वन इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, या जिसको हम लोग फ्यूचर्स भी बोलेंगे. एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्शंस. Fundamentally, in the derivatives portion, we are going to check out futures and options. Or let's just talk about what are derivatives. I'm going to give you a brief introduction and then we will get into the contracts. हम लोग actual contracts करेंगे जो हिंदुस्तान में होते हैं, and eventually we'll understand each and every step, each and everything that is required to be understood here. So, what are derivatives? First of all, let me just tell you कि अगर हिंदुस्तान में एक दिन में 5 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है, तो वो 5 लाख करोड़ में से 90%, मतलब लगभग 4.5 लाख करोड़ की जो ट्रेडिंग है वो डेरिवेटिव्स में होती है. इक्विटी शेयर्स की या कैश सेगमेंट में इतनी ट्रेडिंग नहीं होती. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केट. तो जब भी हम स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हम बोलते हैं एक दिन में 5 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है. तो ये समझे बिना कि डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि मार्केट्स की मूवमेंट किस तरह से होती है, किस इंटेंसिटी से मूवमेंट होती है. ये आप तब समझ पाओगे जब आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स समझेंगे. So what are derivative contracts? Derivative contracts are those contracts, those instruments which derive their value from some other underlying asset, which could be stock, share, bond, commodity, or maybe bullion or anything, gold, silver. So what are derivative instruments? Derivatives are financial contracts which derive their value from some of the other underlying asset, which could be stock, share, bond, commodity, etc., etc. So ये derivatives हैं क्या? Let's talk about it. थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग करते हैं हम लोग. तो फंडामेंटली अगर हम लोग डेरिवेटिव्स को समझने की थोड़ी कोशिश करें, प्लीज डू नॉट फोकस मच ऑन द थियोरेटिकल पार्ट की हमको याद क्या करना है. इस पूरे डेरिवेटिव्स के पोर्शन में हमारी अंडरस्टैंडिंग से बढ़ के और कोई चीज नहीं है. फंडामेंटली वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अंदर से समझ सकें, प्रैक्टिकलिटी के साथ समझ सकें. और ऑफ कोर्स जो एग्जाम के न्यूमेरिकल्स हैं वो तो वी विल एनी विच वेज वी विल डू इट. तो एग्जाम के न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे ही करेंगे, प्रैक्टिस तो हम लोग वो एग्जाम वाले पोर्शन के लिए हम करेंगे ही करेंगे, बट आपका इंटेंशन डेरिवेटिव्स को समझने का ज्यादा होना चाहिए. नाउ तो हमने कहा यार डेरिवेटिव आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम सम अदर अंडरलाइंग एसेट व्हिच कुड बी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, एक्सेट्रा. तो इसका मीनिंग क्या है? सो नेचुरली मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करते हैं. तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं बोलता हूं कि ये है, सपोज हम लोग मान लो हम लोग ये है गोल्ड के प्राइजेस, क्योंकि गोल्ड की भी आपको पता है बुलियन गोल्ड की भी ट्रेडिंग होती है. और मान लो ये हैं गोल्ड के फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स का ही एक प्रकार है फ्यूचर्स जो हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं. तो हम बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे गोल्ड के फ्यूचर्स क्या हैं, ये भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना. तो जब हम लोग बोलते हैं कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच डिराइव द वैल्यू फ्रॉम सम ऑफ द अंडरलाइंग अंडर एसेट, सम ऑफ द अदर अंडरलाइंग एसेट. तो यहां पे ये है गोल्ड के प्राइसेस और आपके सामने है गोल्ड के फ्यूचर के प्राइसेस. व्हाट हैपेंस इज, अगर गोल्ड का प्राइस अप, गोल्ड का फ्यूचर अप, गोल्ड का प्राइस और अप, फ्यूचर और अप, गोल्ड का प्राइस और अप, फ्यूचर का प्राइस और अप, गोल्ड का प्राइस डाउन, फ्यूचर्स डाउन, और डाउन और डाउन, अप अप, डाउन डाउन, फटा फटा. So if you very carefully see the derivative instrument here in an example, यहाँ पे मैं आपको गोल्ड के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की, गोल्ड के फ्यूचर्स की प्राइसिंग बता रहा हूँ. सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज गोल्ड का फ्यूचर का वैल्यू निकल रहा है गोल्ड के प्राइस से. गोल्ड के फ्यूचर्स की वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस से. तो गोल्ड का भाव ऊपर गया, डेरिवेटिव ऊपर गया. गोल्ड का भाव नीचे, डेरिवेटिव नीचे. गोल्ड का भाव ऊपर, डेरिवेटिव ऊपर. गोल्ड का भाव फटा,
डेरिवेटिव में गोल्ड का फ्यूचर और फटा. So when I say derivative instrument derive their value from some other underlying asset, this is what I actually mean. यहाँ पे what is happening is the gold futures are deriving its value from the price of gold. गोल्ड का भाव ऊपर जाता है, गोल्ड के फ्यूचर्स ऊपर, गोल्ड का भाव नीचे, गोल्ड के फ्यूचर्स डाउन, गोल्ड का भाव और डाउन, फ्यूचर्स और डाउन. सो ऐसे ही लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल ये है मान लो टीसीएस का शेयर. सॉरी, फॉर एग्जांपल मान लो ये है टीसीएस का शेयर और ये है टीसीएस का फ्यूचर्स. ये टीसीएस के फ्यूचर्स की अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि डेरिवेटिव्स के दो मेजर टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि डेरिवेटिव्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स का काम किस तरह से चलता है. सो मान लो ये है टीसीएस का शेयर प्राइस, अगर ये है अभी 3000 के आसपास पे और ये है टीसीएस का फ्यूचर्स, इसका भी प्राइस अराउंड 3000 होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द टीसीएस का प्राइस गोज अप, अगर टीसीएस ऊपर, टीसीएस का फ्यूचर ऊपर, टीसीएस और ऊपर, टीसीएस फ्यूचर्स और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, अप 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 अप, डाउन 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 डाउन. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज टीसीएस के फ्यूचर्स का प्राइस बिल्कुल टीसीएस के शेयर प्राइस के हिसाब से मूव कर रहा है. Derivatives are those instruments which are deriving its value from some or the underlying asset. Here, यहाँ पे अगर हम लोग TCS के डेरिवेटिव्स की बात करें, अगर हम TCS के फ्यूचर्स की बात करें, तो TCS का जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो बिल्कुल TCS के शेयर प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट मोर थिंग्स. अब ट्रेडिंग तो चना दाल की भी होती है. पहले कुछ शेयर्स की बात करते हैं. मान लो ये है आईटीसी का प्राइस, आईटीसी का भाव चल रहा है 210 रुपए. ये है आईटीसी का फ्यूचर्स का ऑप्शन. से सपोज दिस इज फ्यूचर्स ऑफ आईटीसी. आईटीसी का शेयर अप, फ्यूचर अप और अप और अप, डाउन 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 डाउन, फटा फटा. अगेन अगर आप ध्यान दो तो आईटीसी के फ्यूचर बिल्कुल उसी तरह मूव कर रहे हैं जिस तरह आईटीसी का शेयर प्राइस मूव कर रहा है. आईटीसी का प्राइस ऊपर, फ्यूचर ऊपर, आईटीसी का प्राइस डाउन, आईटीसी का फ्यूचर डाउन. तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन. लेट्स टेक मोर एग्जांपल. इलायची की भी ट्रेडिंग होती है, कार्डामोम की भी ट्रेडिंग होती है, कॉपर की भी ट्रेडिंग होती है, करेंसी की भी ट्रेडिंग होती है, डॉलर पेयर की भी करेंसी, डॉलर रुपी पेयर की भी ट्रेडिंग होती है. हर चीज की ट्रेडिंग होती है, हर चीज के फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगर ये है सिल्वर, चांदी का भाव है, तो अगर चांदी का भाव है फॉर एग्जांपल 54,000 रुपए केजी और ये है चांदी की फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट. सो आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी शेयर के बाजू में एफ लिखा होता है, तो वो एफ का मतलब क्या होता है? फ्यूचर्स होता है, नॉट दैट अप. सो सिल्वर का प्राइस अप, सिल्वर के फ्यूचर्स अप, सिल्वर का प्राइस और अप, फ्यूचर्स और अप, सिल्वर डाउन, फ्यूचर्स डाउन और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन, अप अप डाउन डाउन. सॉरी, यहां पे मैंने पहले डेरिवेटिव का प्राइस मूव कर दिया. व्हाट आई एम सेइंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड फ्यूचर्स ऑप्शंस ये डेरिवेटिव के प्रकार हैं. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फंडामेंटली are those financial contracts, those financial instruments which derive their value from some or the other underlying asset, which could be share, commodity, could be anything. Okay, so let's talk about futures in details. Future contracts के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. थोड़ा स्लो जाइए, कोशिश कीजिए कि थोड़ा होश में रहिए, थोड़ा ध्यान देके पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको. So let's talk about futures now. हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको फिर से दोबारा बता दूं. हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डेरिवेटिव्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रिसाइसली डेरिवेटिव्स
आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम सम और द अदर अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स का प्राइस जो है वो किसकी वजह से मूव करता है? सेंसेक्स अपना प्राइस 30 कंपनीज के स्टॉक से मूव करता है। 30 कंपनीज के शेयर प्राइजेस से सेंसेक्स के प्राइस की इंपैक्ट, सेंसेक्स के प्राइस को इंपैक्ट पड़ती है। तो वो 30 पर्टिकुलर शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है। सो सेंसेक्स एज एन इंडेक्स, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दीज 3 शेयर्स, दीज 3 अंडरलाइंग शेयर्स। ये शेयर्स की प्राइस अप, सेंसेक्स अप, डाउन 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 डाउन, अप अप। सो हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में इसको वायदा बाजार भी बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी बोलते हैं, FNO मार्केट्स भी इनको कहा जाता है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो हम लोग सबसे पहले फ्यूचर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग सबसे पहले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करें। सो व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हम समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 टाइप की पोजीशंस बनती है। वन इज कॉल्ड एज लॉन्ग पोजीशन, वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट पोजीशन। सो अगर हम लोग फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स में 2 टाइप की पोजीशंस आप बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 2 टाइप की पोजीशंस आप लोग बना सकते हैं। वन इज लॉन्ग पोजीशन, द अदर वन इज शॉर्ट पोजीशन। तो हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करने वाले हैं। हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करने वाले हैं। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 2 टाइप की पोजीशन बनती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये पोजीशंस में आपको क्या अधिकार मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक मैक्रो व्यू में आपको बता दूं कि ऐसे लोग जिनको लगता है कि मार्केट्स ऊपर जाएंगे, भाव ऊपर जाएंगे, वो लोग मार्केट में बनाते हैं लॉन्ग पोजीशन। वेयरएज ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि मार्केट्स नीचे की तरफ जाएंगे, वो लोग बनाते हैं शॉर्ट पोजीशन। सो फंडामेंटली फ्यूचर्स में 2 टाइप की पोजीशंस बनती है। 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर कर सकते हो, या तो आप लॉन्ग हो सकते हो या तो आप शॉर्ट हो सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि आई एम लॉन्ग ऑन यू, दैट मीन्स कि मुझे लगता है तुम आगे बढ़ोगे लाइफ में, और तुम मुझे बोलोगे सर वी आर ऑल्सो लॉन्ग ऑन यू, वी आर ऑल्सो रूटिंग फॉर यू, इसका मतलब तुम मेरे लिए तेजी कर रहे हो, तुम मेरे लिए तेजी का सौदा कर रहे हो। तो फंडामेंटली ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि मार्केट में काफी तेजी होगी, जिन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएंगे, वो लोग अक्सर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। जिसे लगता है कि मार्केट में तो मरने वाली है सबकी, वो लोग मंदी के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे। सो जिन्हें लगता है कि मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप, द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप, दे विल एंटर इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर्स में भी कौन सी पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन। और जिन्हें लगता है मार्केट्स आर गोइंग टू गो डाउन, द प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन, दे विल एंटर इनटू द शॉर्ट पोजीशन। वो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। नाउ तो चक्कर क्या है, इसकी जड़ें कहां हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्ट्री क्या है? कहां से आए हैं कॉन्ट्रैक्ट? क्यों होते हैं कॉन्ट्रैक्ट? क्या रीजन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? तो सबसे पहली बात तो इसकी असली वजह क्या है, क्यों होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स? द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, सर कोई फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट करता ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन? लोग क्यों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं? क्यों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री मारते हैं? क्यों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं? क्यों फ्यूचर्स में लोग बाइंग सेलिंग करते हैं? व्हाट इज द इंटेंशन? अगर आप ये सवाल करते हो कि सर व्हाट इज द रीजन, फंडामेंटली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए जाते हैं या क्यों किए जाते हैं, फंडामेंटली द इनहेरेंट रीजन व्हाई पीपल एंटर इनटू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और दीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ा जो वजह है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि लोगों का फटता है, लोगों को डर लगता है, प्राइस वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, क्या करेंगे? हेजिंग करेंगे। तो नंबर 1 रीजन why people enter into these contracts is hedging. The very reason people enter into future contracts or
ये कॉन्ट्रैक्ट्स का रियल वजूद जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स असल में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि लोग हेजिंग कर सकें. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग? हेजिंग मीनिंग, हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब हिंदी में क्षति की पूर्ति, क्षति की पूर्ति करना. ओ मेरे भाइयों, समझ रहे हो क्या? क्षति की पूर्ति करना, टू मेक गुड द लॉस. हमें कोई नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, टू मेक गुड द लॉस. द वेरी रीजन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो एंटर्ड इनटू is to make good the loss. फंडामेंटली लोग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसीलिए करते हैं ताकि जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके. So number one reason why people enter into derivative contracts is because of hedging. नंबर वन रीजन जो होता है वो होता है hedging. लोगों को डर लगता है भाव ऊपर चला जाएगा, भाव नीचे चला जाएगा. फंडामेंटली दोनों पार्टियां, चाहे कोई लॉन्ग करे चाहे कोई शॉर्ट करे, फंडामेंटली जो रियल रीजन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो है फॉर हेजिंग. असल में हेजिंग करने के लिए लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशंस लेते हैं. हेजिंग का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस. जो आपको नुकसान हो सकता है या जो आपको नुकसान हो सकता है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं. हिंदी में इसको कहते हैं क्षति की पूर्ति करना. जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई काम कर रहे हो आप. दिस इज नंबर वन रीजन. But if you'll ask me more reasons, बहुत सारे लोग इस टाइप के ट्रांजैक्शन प्योर सट्टे के लिए भी करते हैं. सो यस, देयर इज अ ह्यूज लॉट. बहुत सारे लोग हैं जो स्पेक्यूलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 4 पैसा कमाने के लिए सट्टे की तरह स्पेक्यूलेशन करते हैं. स्पेक्यूलेशन. सम पीपल एंटर इनटू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स प्योरली फॉर स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है गाइस? कम ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा लगाना. आप प्योर सट्टा खेल रहे हो, प्योर सट्टा. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं. सो फंडामेंटली द reason I was trying to give you this question is, why do people enter into such contracts? The real reason, guys, without I'm not hiding anything from you. The real reason why people enter into a future contract is number one, hedging. Number two, speculation. या तो hedging करने के लिए या तो speculation करने के लिए. फंडामेंटली ये दो reasons बहुत 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 important है. Now let me try and explain you कि hedging किस तरह से होती है, और वो हेजिंग को समझने के लिए हम मार्केट्स में जिस तरह से ट्रेडिंग होती है वो लाइव हम लोग करने की कोशिश करेंगे. मैं आपको असल में जो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किस तरह सेटल होते हैं वो समझाने की पूरी कोशिश मेरी होगी. ओके, हम लोग 2 पार्टीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम मल्टीपल पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं रियल जिंदगी में वैसे एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी कोशिश होगी. ओके, सो फंडामेंटल क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज, सर सुनो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्यों है? फंडामेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स की जाते हैं नंबर वन प्योरली फॉर हेजिंग पर्पसेस. और कुछ लोग मियर 4 पैसा कमाने के लिए सट्टा खेलने के लिए करते हैं, जिसमें भी वो लोग पैसा कमा सकते हैं और गंवा भी सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वन. अभी स्पेक्यूलेशन कैसा, इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूँ. थोड़ा जड़ों पे भी जाएंगे, ट्यूलिप फार्मिंग वगैरह जो कन्वेंशनल थ्योरीज है कि 17वीं सदी में यूरोप में ये हुआ और जापान में राइस की ट्रेडिंग, राइस के प्राइसेस ऊपर नीचे. सो टेक्निकल हम लोग वो पूरी कन्वेंशनल बातें भी करेंगे, बट कन्वेंशनल बात के साथ साथ हम 2-3 लाइव चीजें भी देख लेंगे ताकि हमारा काम भी हो जाए. सो लेट्स टॉक अबाउट, हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस, मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताता हूं. अब हिस्टोरिकली स्पीकिंग आपको तो पता ही है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग जंग जो थी वो हवा और पानी की थी. अक्सर लोग पानी के लिए, तेल के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हमला कर देता था. क्यों? तेल के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए. जमीन पे कब साम्राज्यवाद का जमाना था, है ना? तो होता क्या था, अब वॉर में क्या होता है, अक्सर चीजों के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं.
है ना, क्योंकि अगर जंग होती रहेगी तो खाने पीने की चीज़ों का भाव बहुत ऊपर चला जाएगा। तो प्राइजेस में बहुत वोलेटिलिटी थी, कहने का मतलब प्राइजेस में बहुत उतार चढ़ाव था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत वोलेटिलिटी थी। दूसरी बात, जितने भी किसान थे वो सब नेचुरल वाटर पे डिपेंड करते थे, बारिश बरसात पे डिपेंड करता था सब कुछ। बरसात अच्छी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो खेल खत्म। तो फंडामेंटली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ राइस ग्रोअर। मान लो एक किसान है, मान लो कि एक किसान है। अभी किसान को भी एक डर लगता है, और जो अनाज खरीदने वाला है कोई मर्चेंट है। अगर कोई किसान है, कोई मर्चेंट है जो अनाज खरीदेगा, डर तो उसको भी लगेगा, राइट? सो डर तो उसको भी लगने वाला है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद फार्मर्स एंड मर्चेंट्स। तो कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल को समझने की। मान लो अभी कोई चावल उगाने वाला किसान है, मान लो हम लोग चावल का बात कर रहे हैं, ठीक है, राइस का बात कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, टेक इट लाइक एन एग्जाम्पल। अभी चावल जो, उसमें पानी का बहुत बड़ा खेल है, मतलब बरसात के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ जितना भी खेती होता है उसमें इसका इम्पैक्ट होता ही है। आई एम नॉट वेरी गुड विथ एक ज्योग्राफी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं थी, बट हाँ शायद उस समय मार्केट में इंटरेस्ट होता तो मैं सबसे अच्छे से ज्योग्राफी ही पढ़ता, क्योंकि पता नहीं था ना कि इसमें इतना कमाई हो सकता है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम लोग एक चावल के बारे में बात करते हैं। अभी किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब चावल जो है, किसान मान लो चावल उगाता है, किसान को क्या डर लगेगा? किसान को क्या डर लगेगा? कहीं चावल का जो भाव है वो कम ना हो जाए। अभी किसान को क्या डर लगेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आज तो मैं चल चावल उगा रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में चावल का दाम नीचे हो जाए। तो डर इसको भी लगेगा कि कहीं चावल का भाव नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि बहुत प्राइसेस नीचे आ जाएंगे तो बेचारे किसान को कुछ मिलेगा नहीं, कमाई नहीं कर पाएगा, जो उसने मेहनत की है, जो उसका इनपुट है उसका उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। और जो ग्रेन मर्चेंट है, जिसको फ्यूचर में अनाज खरीदना है, जिसको चावल खरीदना है, उसका डर क्या है? उसका फटता है कि यार चावल का भाव कहीं ऊपर ना चला जाए। तो फटती दोनों की है, डर दोनों को लगता है, डर दोनों को लगता है। इसका फियर ये है कि कहीं चावल का भाव नीचे ना जाए, इसका फियर ये है कि कहीं चावल का भाव ऊपर ना चला जाए। दोनों का डर ऑपोजिट है, तो डबल कोइंसिडेंस हो गया। मतलब मुझे डर लगता है कि भाव नीचे ना चला जाए, तुम्हें डर लगता है भाव ऊपर ना चला जाए। मतलब एट दिस मोमेंट जो भाव चल रहा है उस भाव पे दोनों ओके हैं, है ना? तो मान लो एट दिस मोमेंट अगर चावल का टोटल प्राइस, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है यहां, भाव चल रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए किलो, हाउ डू यू राइट दैट? या मान लो प्राइसेस चल रहा है 100 रुपए पर केजी, और मर्चेंट को, ग्रेन मर्चेंट को चावल खरीदना है 3 महीने बाद, और फार्मर को भी बेचना है 3 महीने बाद। किसान को डर लगता है 3 महीने बाद भाव नीचे ना जाए, मर्चेंट को डर लगता है 3 महीने बाद भाव ऊपर ना चला जाए। तो शुरुआत जो हुई इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स की, ये इसीलिए हुई कि वो लोग सब कुछ पहले से ही फिक्स कर लेते थे। क्या फिक्स कर लेते थे? प्राइस, क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बोलेंगे कि ठीक है, 1000 किलो की क्वांटिटी का, 1000 kg क्वांटिटी चावल की 100 रुपए केजी के भाव से 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद प्राइस, क्वांटिटी और डेट फिक्स हो जाती थी कि भाई 3 महीने बाद प्राइस जो भी हो, किसान बोलेगा कि मैं 3 महीने बाद तुझे 1000 किलो चावल दूंगा 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, और मर्चेंट भी वादा करता है कि मैं भी तुझसे 3 महीने बाद 1000 किलो चावल लूंगा
100 रुपए के भाव से। तो दोनों का जो डर था, इसका डर था भाव नीचे जाएगा, इसका डर था भाव ऊपर जाएगा। अब दोनों का डर ऑपोजिट था, तो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को वादा कर देते थे। तो राइस का प्राइस, जैसे बहुत सारी चीजें होती थी, खाने पीने की चीजें होती थी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से होते थे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, फार्मर बोल देता था ठीक है, वादा, मैं तुझे वादा करता हूं 3 महीने बाद 1000 किलो चावल 100 रुपए के भाव से तेरे को मैं डिलीवर करूंगा। मर्चेंट भी बोलता था कि मैं भी वादा करता हूं कि मैं तुझसे 3 महीने बाद 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 किलो चावल खरीदूंगा। तो ये दोनों फार्मर और मर्चेंट के बीच में एक सौदा हो जाता था। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये दोनों एक दूसरे के साथ एक सौदा कर लेते थे। सौदा जो होता था वो होता था भाई फिक्स प्राइस पे, फिक्स क्वांटिटी में। इसका मैं ना कलर थोड़ा बेहतर कर लेता हूं, ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है या। तो सौदा होता था कि फिक्स प्राइस, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स डेट पे दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ पहले पुराने जमाने में कॉन्ट्रैक्ट कर देती थी कि आज ही प्राइस लॉक कर लेते हैं यार, उसके बाद भाव ऊपर नीचे जाए हम दोनों को फर्क नहीं पड़ता, दोनों आराम से रात को चैन की नींद सो सकते हैं। सो दोनों पार्टियां अक्सर ये सौदा कर लेती थी कि यार 3 महीने बाद भाव जो भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने बाद 100 रुपए भाव से 1000 किलो क्वांटिटी मैं आपको दूंगा और आप मुझसे लोगे। दोनों का एक दूसरे से वादा है, राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशन, राइट टू सेल एज वेल एज ऑब्लिगेशन टू सेल, राइट टू बाय एज वेल एज ऑब्लिगेशन टू बाय। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो किसान ने एक सौदा किया। किसान की तरफ से उसने क्या बोला पता है? मैं तुम्हें वादा करता हूं दैट आई विल सेल यू इतना इतना क्वांटिटी। राइट टू सेल भी है, ऑब्लिगेशन टू सेल भी है, क्योंकि तुम वादा कर रहे हो कि तुम खरीदोगे तो मेरा अधिकार बन चुका है तुम्हें बेचना। वेरएस ये जो मर्चेंट है, वो मर्चेंट क्या बोलेगा? मैं भी वादा करता हूं, आई विल हैव राइट टू बाय एज वेल एज ऑब्लिगेशन टू बाय। ओके, तो इस तरह से किस्सा शुरू हुआ। हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकली अगर आप बहुत कन्वेंशनल थ्योरीज पढ़ेंगे, कन्वेंशनल किताबें पढ़ने का इसको शौक है, तो आप चाहे ट्यूलिप्स का फार्मिंग नीदरलैंड्स में, यूरोप में चले जाओ, या जापान में राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो। शुरुआत तो बहुत ऐसी हुई थी, दो पार्टियां होती थी, दोनों को डर होता था प्राइस वोलेटिलिटी का। एक पार्टी को नेचुरली प्राइस गिरने से डर लगता है, एक पार्टी को बढ़ने से डर लगता है। जो खरीदार है उसको लगता है फ्यूचर में महंगा ना हो जाए, और जो बेचने वाला है उसे लगता है फ्यूचर में सस्ता ना हो जाए। इसीलिए वो पार्टीज प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, प्री डिटरमाइंड प्राइस, फिक्स्ड तारीख तय कर लेते थे कि भाई फिक्स प्राइस, 3 महीने बाद तुझे मैं 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 किलो राइस डिलीवर करूंगा और तुझे खरीदना ही पड़ेगा। और दूसरा भी बोलता है हाँ मैं मेरे पास खरीदने का राइट है, मैं तेरे को वादा करता हूं कि मैं लूंगा भी, बट मेरा राइट भी। सो हुआ क्या, ये इस तरह से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। अभी के अभी मैं वादा करता हूं कि आई विल गिव यू एज अ फार्मर। फार्मर क्या बोल रहा है? मेरा वादा कि मैं तुझे बेचूंगा, बट मेरा अधिकार कि मैं ये भाव पे बेचूंगा और तुझे लेना ही पड़ेगा। मर्चेंट भी क्या बोल रहा है? मैं तुझसे खरीदूंगा, ये मेरा अधिकार है, ये प्राइस पे मुझे तू माल बेचेगा 3 महीने बाद, और ऑब्लिगेशन भी है मेरी, मैं यही भाव पे तुझसे माल खरीदूंगा भी। लेट्स डू दिस कॉन्ट्रैक्ट। मान लो चावल का भाव, आज तो हमने 100 रुपए केजी रखा है, मान लो चावल का भाव 100 रुपए था। पार्डन मी गाइस, मान लो जो राइस का प्राइस था 100 रुपए केजी था। मान लो ये चावल का भाव फट फट के, मान लो जंग छिड़ गई, 3-4 कंट्री, वर्ल्ड वॉर हो गया यार, इन्फ्लेशन हो गया यार, मान लो ये चावल का भाव हो गया 500 रुपए। तो वादे के अनुसार ये किसान ने क्या वादा किया था? ये किसान ने क्या वादा किया था कि भाई जो भी हो जाए दुनिया में, मेरा वादा ये है कि मैं तुझे 1000 किलो 100 रुपए के भाव से दूंगा।
तो किसान क्या करेगा, किसान हैड राइट टू सेल एट व्हाट प्राइस, एट 100, एंड द मर्चेंट had what right to buy at what price, 100. Yes or no? So what will happen is 3 महीने बाद चाहे मार्केट में कुछ भी भाव हो, चाहे मार्केट में भाव बढ़ गया होता घट गया होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वादा पहले से किया हुआ है। मार्केट में कोई भी प्राइस होगा वादे के अनुसार 3 महीने बाद मैं तुम्हें 100 किलो अनाज और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 किलो राइस दूंगा ही दूंगा, और तुझे लेना ही पड़ेगा। सो ही हैज राइट टू बाय, फार्मर हैज ऑब्लिगेशन टू सेल। अभी फार्मर देख भी रहा है बेचारा, 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बिक सकती थी, लेकिन अब फार्मर इज ओब्लाइज। दो चीजें है ना, एकदम ध्यान से देखो, ऑब्लिगेशन टू सेल, राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय। तो दोनों पार्टीज इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स करती थी, और इस तरह से वो प्राइस वोलेटिलिटी से बचने के लिए पुराने जमाने में 200-300 साल पहले इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते थे। फ्यूचर डेट में हम लोग प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी और प्री डिटरमाइंड प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते थे। अब देखो, तुम मानो या ना मानो, यहां पे दोनों पार्टीज कम से कम चैन की नींद तो सोएंगी, है ना। तो प्राइस ऊपर गया तो भी किसान को 100 रुपए मिले ही, उसका खर्चा निकला ही, उसने 100 रुपए से कम पे ही फसल उगाई होगी। whereas लेट्स टेक अ डिफरेंट सिचुएशन। मान लो चावल 10 रुपए केजी हो गया होता, सड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 रुपए केजी हो गया होता, तब भी मतलब भाव चाहे ऊपर हो भाव चाहे नीचे हो, ये दोनों पार्टियां तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हैं, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट यही भाव पे होता। 3 महीने बाद 100 किलो चावल, सॉरी 1000 किलो चावल, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, खेल खत्म। अब प्राइस चाहे ऊपर जाए प्राइस चाहे नीचे जाए, किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सो फंडामेंटली जो किस्से शुरू हुए वो इस तरह से शुरू हुए, फंडामेंटली जो चीजें शुरुआत हुई चीजों की वो इस तरह से शुरुआत हुई। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा धीरे धीरे करके, जितना हो सकेगा हम धीरे धीरे करके रियलिस्टिक होते जाएंगे। तो अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तान में लीगल है, पॉसिबल है, हजारों करोड़ों लोग दिन रात सुबह शाम इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या करते हैं, एग्जैक्टली कैसे करते हैं, वो आपको मैं सब बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल नाउ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट। हमें बहुत स्पेस की जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट्स करते वक्त, तो खास तौर पर हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें जगह बचानी है। सो हम लोग कर रहे हैं गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स। फंडामेंटली व्हाट आर वी गेटिंग इनटू गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम लोग अनाज के कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स, गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हैं। गोल्ड के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग फंडामेंटली एक गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको करवाने वाला हूं, और मैं इसके पूरे के पूरे रियल मीनिंग आपको समझाऊंगा, तभी हम लोग काम करेंगे। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी आदमी ये कॉन्सेप्ट पे ऊपर नीचे हो जाए। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग करेंगे जिस तरह से मार्केट में ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स चेक आउट हाउ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर डन। और उसके लिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पहले दे देता हूं। ठीक है, तो दो पार्टीज हैं। ठीक है, देयर आर टू पार्टीज। वन पार्टी इज मानसी चांडक। दो पार्टीज हैं, एक पार्टी जो है वो है मानसी। ठीक है, लेट्स कॉल हर चांडक जी। तो फंडामेंटली हमारी एक बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, उसका नाम है चांडक जी। तो एक पार्टी जो है वो है चांडक जी,
और जो दूसरी पार्टी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। को पता ही होगा इसका भी आईपीओ आने वाला है, इसका आईपीओ खुला हुआ है शायद अभी। तो हम दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। फंडामेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज खेलेगी, वन इज चांडक जी, वन इज कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ी ग्राउंड रियलिटी समझा देता हूं, ठीक है, तब हम लोग असली में काम करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 100 में से 0.01% पॉपुलेशन ये कॉन्सेप्ट समझती है, जबकि ट्रेडिंग पूरे हिंदुस्तान में होती है। एक दिन में 4 लाख करोड़ रुपए की फ्यूचर्स ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स असली में, देखो हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल में अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाले बहुत कम है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कॉन्सेप्ट को सही में समझते हैं, दिखावे के लिए नहीं, सही में रियलिटी में जो समझते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। 0.001% से भी कम लोग हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाकई में अच्छे से समझते हैं। सो हमारी कोशिश ये कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझें। हम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। रियलिटी ये है कि चांडक जी की है शादी, 3 महीने बाद हमारी बच्ची मानसी चांडक शादी कर रही है, जिसकी वजह से उसको लेना है गोल्ड, क्योंकि 3 महीने बाद उसका शादी है और शादी में परिवार वाले जो हैं उनको 1 किलो सोना लेना है। तो फंडामेंटली चांडक जी को चाहिए 1 किलो सोना, 1 केजी गोल्ड अपने को चाहिए 3 महीने बाद। फर्ज करो कि आज का भाव जो है वो चल रहा है 3,000 रुपए पर ग्राम। वैसे तो अभी भाव ऊपर चला गया, बट लेट्स फॉर द ग्रेविटी ऑफ आवर कन्वर्सेशन टू मेक थिंग्स और एटलीस्ट द कैलकुलेशंस लिटिल सिंपलर। वैसे सिंपल कैलकुलेशन तो कभी भी होगी नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मजाक तो कर नहीं रहे। 3,000 रुपए पर ग्राम अगर गोल्ड का रेट चल रहा है, तो चांडक जी जो है, चांडक जी और चांडक जी के परिवार वालों को एक ही डर है कि कहीं सोने का भाव ऊपर ना चला जाए, क्योंकि सोने का भाव ऊपर जा सकता है और अपने को लेना है भाई 30 लाख रुपए का सोना खरीदना है। तो भाव अगर 10% ऊपर चले गया तो 33 लाख देना पड़ेगा। तो चांडक जी का फंडामेंटल जो डर है वो ये है कि कहीं सोने का भाव ऊपर ना चला जाए। वेरएस कल्याण ज्वेलर जो है, अभी मैं आपको मैं सवाल पूछता हूं, बहुत कम लोग हैं जिनको समझता है ये। हमारे दादाजी जो थे, हमारा काम भी था सोने का, आप लोग का भी, आप लोगों को भी समझता होगा, लॉन्डे ज्वेलर, लेले ज्वेलर, करण कोठारी। नागपुर में अगर आप हैं तो करण कोठारी, या पूरे इंडिया में अगर आप हैं तो तनिष्क फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटास। टाइटन इंडस्ट्री ओन करती है तनिष्क को। या फिर अभी एक आईपीओ आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स का। तो फंडामेंटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई भी ज्वेलरी वालों का, कोई भी ये जो इनका जो काम है, इनका फंडामेंटल काम क्या है, व्हाट इज द बिजनेस। बिजनेस जो है वो है मेकिंग चार्जेस का। फंडामेंटली जो बिजनेस है वो है मेकिंग चार्ज का। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं मेरी वाइफ के लिए जाके एक डायमंड रिंग बुक करता हूं, और डायमंड तो 6 लाख का ही होगा, 1 कैरेट डायमंड 6 लाख का ही होगा। उसमें मान लो अगर आप लोग सोना भी लगा रहे हो, मतलब मान लो उसमें 50,000 रुपए का सोना भी लग रहा है, तो डायमंड की कॉस्ट 6 लाख, सोने की कॉस्ट 60,000 रुपए या 50,000 रुपए। तो फंडामेंटली डायमंड की और सोने की जो कॉस्ट है वो आ रही है 6.5 लाख रुपए। ये तो कॉस्ट है, प्रेशियस मेटल का कॉस्ट ही उतना है। चल डायमंड की सर्टिफिकेशन वर्टिफिकेशन मिला के 10,000 और, तो काट पीट के अगर मैं आज एक स्टोर पे जाता हूं तो डायमंड का और गोल्ड का कॉस्ट है 6,60,000 रुपए, बात खत्म। यस और नो। अब 6,60,000 इज द कॉस्ट ऑफ डायमंड एंड डायमंड विच इज स्टडेड देयर। तो फंडामेंटली ये कल्याण ज्वेलर वाला क्या कमाएगा या तनिष्क क्या कमाएगा?
तनिष्क इसके लिए लेगा मेकिंग चार्ज, उनकी जो आर्टिस्ट्री होगी वो उसके लिए डिजाइन के लिए और उस डिजाइन को बनाने के लिए लेंगे मेकिंग चार्ज। फॉर एग्जाम्पल दे विल कोट इफ इट्स अ गुड डिजाइन, इट्स अ गुड डिजाइन, आपने बहुत सारे काम करवाने हैं तो दे मे चार्ज यू 40,000 रुपीज। वैसे एकदम सिंपल रिंग का स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है 6,000 रुपए, लेकिन अगर कोई डिजाइन है, आपने एकदम बेहतरीन प्रिंसेस कट बनाया हो, उसको स्टड कराया हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो 40,000 वो बोलेगा कि इसका मेकिंग कॉस्ट है। तो फंडामेंटली कोई भी ज्वेलरी वाले का मेन धंधा जो है वो है मेकिंग चार्ज का, है ना। अक्सर गोल्ड की ज्वेलरी में वो 500 रुपीज पर ग्राम या 600 रुपीज पर ग्राम या 1000 रुपीज पर ग्राम का मेकिंग चार्ज लगा देते हैं। दैट इज देयर मेन बिजनेस। उनका जो मेन धंधा है वो सोना चांदी बेचना नहीं है, उनका मेन धंधा है मेकिंग चार्ज से पैसा कमाना। तो नेचुरली अगर मेन काम है सोना चांदी से पैसा कमाना, तो ज्वेलरी वाले ने भी एक आध किलो मान लो सोना लेके रख दिया होगा। आपको पता ही होगा कि सोने की ईंट भी मिलती है, तो मान लो इसने 1 किलो का एक सोने का ईंटा लेके रखा हुआ है या बिस्किट लेके रखा हुआ है, तो ये भाई ने 1 किलो गोल्ड ब्रिक लेके रखी हुई है। अब कल्याण ज्वेलर ने गोल्ड ब्रिक, आप पूछोगे सर गोल्ड ब्रिक क्यों लेता है, कोई पागल थोड़ी है वो। तो गोल्ड ब्रिक भाई मैंने इसलिए लेके रखी है कि भाई मेरे पास जब क्लाइंट्स आएंगे और मुझे बोलेंगे कि मुझे ये ज्वेलरी बनानी है या चेन बनानी है एक्सेट्रा जो भी बनानी है, तो उस टाइम थोड़ी ना गोल्ड बुक करेगा, वो तो पहले से ही लेके रखेगा। तो कल्याण ज्वेलर वाला बोल रहा है भाई मैंने तो ऑलरेडी सोना खरीद के रखा है और दिन रात सुबह शाम एक ही सपना आता रहता है मुझे कि कहीं सोने का भाव नीचे ना चला जाए। तो कल्याण ज्वेलर का जो डर है वो ये है कि यार मैंने 3,000 रुपए पर ग्राम पे गोल्ड बुक किया हुआ है, मैंने 3,000 रुपए पर ग्राम पे सोने का ईंट खरीदा है 1 किलो का, और मैंने गोल्ड ब्रिक खरीद के रखी है 1 किलो की। सो द प्राइस गोज डाउन, मेरी तो लग गई, क्योंकि जितना मैं कमाऊंगा नहीं मेकिंग चार्ज में, उतना तो मेरे सोने के प्राइस की वजह से मेरा खेल खत्म हो जाएगा। और सही बात है, बहुत सारे ज्वेलर लोगों का नुकसान हो सकता है। तो फंडामेंटली अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर का डर क्या है कि कहीं इसका भाव गिर ना जाए, कहीं सोने का भाव नीचे ना चला जाए। तो इसका फियर ये है, और चांडक जी का फियर क्या है कि कहीं सोने का भाव ऊपर ना चला जाए। ये सुनो, सो फंडामेंटली ये मैं आपको एकदम रियल ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्योरली हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये है रियल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जैक्ट रियल स्टेटस है गाइस, दिस इज द रियल स्टेटस फोक्स। एग्जैक्टली यही स्टेटस है। मानसी का 3 महीने बाद शादी है, उसको 1 किलो सोना खरीदना है। कल्याण ज्वेलर वाले ने 1 किलो की सोने की ब्रिक खरीद के रखी हुई है, और इसे डर लगता है कि यार जब माल बिकेगा तो कहीं सोने का भाव नीचे ना चला जाए। तो फंडामेंटली दिस इज द रियल स्टेटस, दिस इज द रियल सिचुएशन, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। असल जिंदगी की सिचुएशन अगर ये है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके ये दोनों पार्टीज हेजिंग कैसे कर सकती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाओ। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करने वाला हूं। सो व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले तो पार्टीज का नाम क्या है। वन वी हैव चांडक जी, देन वी हैव कल्याण ज्वेलर्स। तो फंडामेंटली हम लोग कर रहे हैं गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड को गोल्ड में ही लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं गाइस, कम ऑन, हम लोग कर रहे हैं गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का सौदा। एग्जैक्टली गोल्ड के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। कोई मिलावट नहीं है यहाँ पे, सब कुछ रियल है, एग्जैक्ट मार्केट में जैसे होता है। तुरंत हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको तुरंत मनी कंट्रोल खोल के एग्जैक्ट दिखा दूंगा कि किस तरह दुनिया चलती है। सो ये है गोल्ड का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हम लोग करने वाले हैं। ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा, स्टॉक एक्सचेंज में होगा। ये है
तुम्हारी रियल लाइफ स्टेटस, ये रियल लाइफ जिंदगी में तुम्हारा प्रॉब्लम है। मानसी का प्रॉब्लम भाव बढ़ ना जाए, 3 महीने बाद सोना खरीदना, भाव बढ़ ना जाए। कल्याण ज्वेलर का प्रॉब्लम मैंने तो लेके रखा हुआ है, गिर ना जाए, गिर गया तो इसकी लगेगी, बढ़ गया तो इसकी लगेगी, दोनों चाहते हैं कि दोनों की ना लगे, इसीलिए वो कर रहे हैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द रीजन दे आर एंटरिंग इनटू वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग किसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? गोल्ड के फ्यूचर्स का। तो एक पार्टी है चांडक जी और एक पार्टी है कल्याण ज्वेलर्स। तो दोनों पार्टीज को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख भी लेते हैं इनको। मुझे ये बहुत क्लियर चाहिए, जितना क्लैरिटी से लिखोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो वी हैव वन मानसी चांडक, वन मोर वी हैव कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, अब देख 100-200 साल पहले क्या होता था ना, 100-200 साल पहले ये पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी, एक दूसरे के साथ इस टाइप के सौदे करती थी। अभी पुराने जमाने में क्या प्रॉब्लम था कि अगर फार्मर की नीयत खराब हो गई तो वो भाग जाएगा, मर्चेंट की नीयत खराब हो गई वो भाग जाएगा। तो पुराने जमाने में एक दूसरे का रिस्क होता था, काउंटर पार्टी का रिस्क हमेशा होता था कि भाई कहीं किसान भाग गया तो, कहीं मर्चेंट भाग गया तो, क्योंकि दो लोगों के बीच में सौदा हो रहा है, किसी ने गारंटी वारंटी लेके नहीं रखी होती थी। आज के जमाने में इंडिया में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको इसमें काउंटर पार्टी की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज द काउंटर पार्टी इज रिस्क इज विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इसका इंतजाम करता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों पार्टी में से कोई भागा भी तो बीच में कौन है? बीच में कौन है मेरे भाइयों? बीच में है स्टॉक एक्सचेंज। तो काउंटर पार्टी जो है इन दोनों के बीच वो है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज का एक फंक्शन होता है क्लियरिंग फंक्शन और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देयर आर सो मेनी थिंग्स, विल टॉक अबाउट इट, बट एट दिस मोमेंट लेट अस फोकस ऑन टू ओनली ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नथिंग मोर। नाउ अब चांडक जी यहां बना सकती है लॉन्ग पोजीशन। चांडक जी ये कॉन्ट्रैक्ट में जो घुसेगी, यहां पर चांडक जी का पोजीशन होगा लॉन्ग पोजीशन। इस पोजीशन को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। जो चांडक जी की पोजीशन है यहां पर वो है लॉन्ग पोजीशन। चांडक जी सोने में तेजी करेगी क्योंकि उसको लगता है कि भाव ऊपर जाएगा। वेरएज कल्याण ज्वेलर्स यहां शॉर्ट पोजीशन बनाएगा क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के हिसाब से भाव नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, दैट मीन्स चांडक जी बिलीव्स कि भाव जाएगा ऊपर। ठीक है, तो चांडक जी कौन सी पोजीशन बना रही है? लॉन्ग पोजीशन। कल्याण ज्वेलर कौन सी पोजीशन बना है? शॉर्ट पोजीशन। तो ये दोनों पोजीशंस बनाई जा रही हैं और ये पोजीशंस की वजह से क्या होगा मैं आपको एग्जैक्टली एक एक चीज बताऊंगा। जस्ट बी अ लिटिल मोर पेशेंट। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूं। जस्ट बी पेशेंट। सो वी हैव वन पार्टी विद चांडक जी, देन वी हैव कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लॉन्ग पोजीशन का मतलब है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि चांडक जी को लगता है कि तेजी होने वाली है, ऊपर जाएगा भाव, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इसीलिए ही बनाता है। वेरएज शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले का जो सोच है, जो उसका मानना है वो ये है कि भाव कहीं नीचे ना चला जाए। तो फंडामेंटली दोनों की सोच है और उसीलिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा होता है वो वादा क्या होता है? चांडक जी हैज राइट टू सेल एज वेल एज obligation to right to buy. Chandak ji has a right to buy as well as obligation to buy. मेरे कहने का मतलब आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है। आप दोनों ने एक दूसरे को वादा किया है और वो वादे को मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फिर बोला कि मैं लिखने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। So Chandak ji has a right to buy as well as obligation to buy.
Kalyan Jeweler has a right to sell as well as obligation to sell. तो आई होप आपको ये दोनों पार्टीज की पोजीशन क्लियर है. ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट रियल में इंडिया में होता है, ये रियल में कॉन्ट्रैक्ट सेबी करवाती है, ये हिंदुस्तान में लीगल है. आप अभी से शुरू कर सकते हो, लेकिन लॉस होगा तो आपका, प्रॉफिट होगा तो आप शेयर कर सकते हो. आई डोंट माइंड. सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ चीजें बता देता हूँ क्या है. हम कर रहे हैं गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना. ओ मेरे भाइयों, हम कर रहे हैं गोल्ड का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट. गोल्ड के फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले हैं हम अभी स्टॉक एक्सचेंज में. तो फंडामेंटली गोल्ड के फ्यूचर्स में हम ट्रेड करने वाले हैं. तो भाव तय कर लेते हैं. मान लो गोल्ड के फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 3,000 रुपए पर ग्राम. क्वांटिटी 1,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो का सौदा चाहिए अपने को. मान लो टाइम फॉर द ईज, पहला कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें टाइम के बारे में नहीं बोलूंगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 महीने बाद का वादा है. ठीक है, तो आपने डेट भी फिक्स कर लिया कि ठीक है यार 3 महीने के बाद जो होगा देखा जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको चीजें धीरे धीरे करके बताऊंगा. फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट्स से सपोज कि आपने वादा किया कि 3 महीने बाद, चांडक जी का वादा, आई विल हैव राइट टू बाय एज वेल एज ऑब्लिगेशन टू बाय 1 kg गोल्ड इन 3,000 रुपीज पर ग्राम. कल्याण ज्वेलर क्या बोल रहा है? 3 महीने बाद मैं 1 किलो सोना बेचूंगा 3,000 रुपए पर ग्राम के भाव से. ये मेरा अधिकार भी है और मेरा दायित्व भी है. दोनों पार्टीज के बीच में हो गया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. दोनों पार्टी में से कोई भी भसकी, बीच में स्टॉक एक्सचेंज बैठा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लेके बैठा हुआ है. दोनों पार्टियों को किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है. दोनों में से कोई भी एक भसका तो स्टॉक एक्सचेंज भर के देगा पूरा पैसा. ठीक है, तो दिस इज द ट्रांजैक्शन, ये है ट्रांजैक्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करोगे आप? ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे किया जाएगा? हाउ डू यू एंटर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट? इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको एक अमाउंट भरना पड़ता है. उस अमाउंट को बोलते हैं मार्जिन. क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन. जो बोल रहा हूं वो सुनो, अपने दिमाग में कोई कहानी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ वो सुनना है जो मैं बोल रहा हूं. उसके अलावा आपका कहीं दुनिया में, कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है. दुनिया में सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा मान के चलिए अभी आप. मार्जिन्स, तो फंडामेंटली दोनों पार्टियों को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों पार्टियों को फंडामेंटली मार्जिन मनी पे करना पड़ेगा. सो गाइज, आई होप यू आर अवेयर नाउ कि दोनों पार्टीज के बीच में कौन है? स्टॉक एक्सचेंजेस. तो हम थोड़ी सी जगह, स्पेस सेव करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस को मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूं उनका. सो बीच में है स्टॉक एक्सचेंज. आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट. तो बीच में ये सौदा हिंदुस्तान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ये सौदा करवाते हैं और ये सब बिल्कुल लीगल है. मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो आप जिसके दांत में खून लग गया, जो जिसको सेबी समझ में आ गया, जिसको सिक्योरिटी लॉ एक बार में इंटरेस्ट आ गया, जिसको समझ लो फिर उसको इंटरेस्ट आ गया, तो उसके बाद उसको कोई दुनिया का आदमी रोक नहीं सकता इससे. सो मान लो आप दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है. मतलब कल्याण ज्वेलर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है और चांडक जी भी एंटर करना चाहती है. तो फंडामेंटली आपको भरना पड़ता है मार्जिन मनी. ठीक है, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आप देखोगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है. टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है तकरीबन 30 लाख रुपए. जस्ट फोकस, 3,000 रुपए पर ग्राम भाव है और 1,000 ग्राम का सौदा है. दैट मीन्स ये जो सौदा है ये कितने रुपए का हो चुका है? ये 30 लाख रुपए का सौदा हो चुका है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू है वो है 30 लाख रुपए. बट सबसे बेहतरीन बात यह है
कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको देना पड़ेगा सिर्फ मार्जिन। मार्जिन कौन तय करता है? एक्सचेंज तय करती है, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज तय करता है। मान लो एक्सचेंज ने मार्जिन मनी रखा 10%, तो अगर ऐसा हुआ तो चांडक जी आपको भी देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए और कल्याण ज्वेलर्स को भी देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए। तो फंडामेंटली दोनों ही पार्टीज मार्जिन मनी पे करेगी और दोनों मार्जिन मनी पे करने के लिए 3-3 लाख रुपए जमा कराएंगी। So 3 lakh will be paid by चांडक जी, 3 lakh will be paid by कल्याण ज्वेलर्स। तो ये होगा मार्जिन मनी। तो 3 लाख का मार्जिन कल्याण ज्वेलर, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का पैसा है। अब आप लोग कभी कार्ड्स वार्ड्स खेले हो, बीच में एंटर करने के लिए रखना पड़ता है ना कुछ, वैसा ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो मार्जिन अगर 10% डिसाइडेड है तो 10% के हिसाब से दोनों ही पार्टीज अपना 3 लाख रुपए 10% मार्जिन जो है दोनों पार्टीज अपना मार्जिन मनी दे चुकी हैं। लेट द कॉन्ट्रैक्ट बिगिन। मैं अब थोड़ा सा स्पेस लूंगा क्योंकि ये तो ऊपर सिर्फ हमने चीजों का प्राइस रखा, अब हम लोग नीचे सोने का प्राइजेस ऊपर नीचे करने वाले हैं और देखेंगे कि उससे क्या होता है, ठीक है। सो ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब सोने का प्राइस हम लोग देखते हैं कि उसको क्या होता है। नाउ ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आपके सामने हमने जो भी किया ये अभी हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं कि 3 महीने बाद क्या प्राइजेस आते हैं, है ना। आ जाओ, लेट्स जस्ट राइट डाउन फ्यू थिंग्स नाउ। सो मान लो ये नीचे की स्पेस में हम लोग पूरा कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या होता है मार्केट में, ठीक है। सो सपोज सपोज 3,000 रुपए पर ग्राम सोने का प्राइस था, तो सोने का भाव ऊपर जाएगा, फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, सोना नीचे फ्यूचर नीचे, सोना ऊपर फ्यूचर ऊपर, सोना नीचे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मान लो अभी ये तो है गोल्ड के फ्यूचर्स का प्राइस, और गोल्ड का फ्यूचर्स का प्राइस किसको फॉलो करेगा? गोल्ड के प्राइस को फॉलो करेगा। मान लो गोल्ड का प्राइस, विदाउट एनी सस्पेंस, मान लो अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर चला गया, चांडक जी हंस रही होगी, मान लो गोल्ड का प्राइस ऊपर 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 जाते 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 गोल्ड का प्राइस हो गया 3,000 रुपए। अगर गोल्ड का प्राइस 3,000 रुपए हो गया, सॉरी 33,000 रुपए हो गया, सॉरी, गोल्ड का प्राइस अगर 3,300 रुपए पर ग्राम हो गया, 3,300 रुपीज पर ग्राम हो गया, कहा? स्टॉक एक्सचेंज में। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है। असल जिंदगी में मैं आपको लेके जाऊंगा, अभी ये जो भी हो रहा है ये सब स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। आप गोल्ड के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है ये सब ट्रांजैक्शन। स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड का भाव 3,000 का 3,300 रुपए हो चुका है। गोल्ड का भाव स्टॉक मार्केट में 3,000 रुपए का 3,300 रुपए हो चुका है। तो आपके हिसाब से कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, जल्दी से बताओ। तो सिंपल, ये एक्सचेंज में किसका मुनाफा हुआ है? ये जो एक्सचेंज में ट्रेड हुई, ये एक्सचेंज की ट्रेड में किसका फायदा हुआ? यहां मैं लिख देता हूं क्लियरली, ये जो एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे आपने ट्रेड की, यहां फायदा किसका है? मानसी का है या फिर कल्याण ज्वेलर्स का है? स्ट्रेट अवे मानसी का फायदा है। क्यों? बिकॉज शी हैड राइट टू बाय एट 3,000 per gram. Now in the open market she will be able to sell at what price? 3,300 rupees per gram. So she will be able to buy, चांडक जी चाहे तो 3,000 में बाय करेगी और सेल करेगी 3,300 रुपए में। अरे भाई लोग, yes or no? So fundamentally what will happen here? ओ मेरे भाइयों, फंडामेंटली एक्सचेंज पे ये जो सौदा आप देख रहे हो, एक्सचेंज पे ये सौदे में कमाई है मानसी ने। अबे yes or no? She'll be able to buy at 3,000, sell at 3,300. That means she will be making profit of how much? 300 rupees per gram.
अबे हाँ या ना? दैट मीन्स टोटल 1000 ग्राम का सौदा था. दैट मीन्स मानसी हैज मेड हाउ मच मनी? शी हैज मेड 3 लाख रुपीज. मानसी को जो फायदा हुआ है वो हुआ है 3 लाख रुपए का, है ना? यस और नो? तो अब मानसी क्या बोलेगी? एक्सचेंज को मानसी क्या बोलेगी कि देखो एक्सचेंज, सबसे पहले तो ये जो मेरा मार्जिन था ये मेरे को वापस करो, मेरा मार्जिन मनी मुझे वापस दो. तो सबसे पहले तो एक्सचेंज से ये 3 लाख रुपए का मार्जिन वापस आएगा, क्योंकि ये तो मानसी का खुद का पैसा है. सो ये आ गया मानसी का खुद का मार्जिन मनी वापस. ये तो उसने खुद पैसे लगाए थे, प्रॉफिट 3 लाख का हुआ है. तो मानसी बोलेगी मला माझा प्रॉफिट द्या, मुझे मेरा प्रॉफिट भी दो. ये सुनो. सो फंडामेंटली शी विल से कि मुझे मेरा प्रॉफिट दो. यस. नाउ व्हाट विल हैपन? स्टॉक एक्सचेंज मानसी को 3 और लाख रुपए देगा, हाँ या ना? तो फंडामेंटली एक्सचेंज मानसी को, क्या कर रहा हूं मैं? फंडामेंटली मानसी को खुद का तो 3 लाख मिला ही मिला, साथ ही साथ जो मानसी ने एक्स्ट्रा पैसा कमाया होगा, जो उसका प्रॉफिट है, मानसी को मिलेंगे प्रॉफिट के 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा. यस और नो? तो प्लस 3 लाख रुपए मानसी को मिलेंगे एक्स्ट्रा के. क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट का पैसा है, ये तो मानसी ने कमाई है. सो दिस इज द प्रॉफिट मनी, 3 लाख एक्स्ट्रा. अरे मेरे भाइयों हाँ या ना? जो सौदा एक्सचेंज पे हुआ उसमें मानसी ने कितना कमाई? 3 लाख रुपए. अरे हाँ या ना? और सीधी बात है, नुकसान कल्याण ज्वेलर्स का है. क्यों? क्योंकि ओपन मार्केट में कल्याण ज्वेलर्स की जो हालत है वो बिल्कुल उल्टी है. अब कल्याण ज्वेलर्स का राइट टू सेल था एट 3000, मतलब कल्याण ज्वेलर वाले बेचारे सेल कहां करेंगे? 3000 पे. ओपन मार्केट में बाय कहां करना पड़ेगा? 3300 रुपए में. मतलब कितना नुकसान? 300 रुपए. 1000 ग्राम पे 300 रुपए का नुकसान, मतलब कितना? 3 लाख रुपए का. तो जहां मानसी को 3 लाख रुपए का फायदा हुआ, वहां कल्याण ज्वेलर वालों को फायदा हुआ. मैं आपके लिए कैलकुलेशन फिर से लिख देता हूं, आई डोंट माइंड डूइंग इट अगेन. मैं 2 मिनट के लिए ये जो मानसी के लिए हमने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशन हमने यहां लिख के रखा हुआ है, ये मैं मानसी का कैलकुलेशन ऊपर लिख देता हूं. कोई बात है क्या तुम्हारे लिए? अरे मेरे भाइयों यस और नो? So Mansi will be able to what? Buy at, just a minute guys, I think we have already done the calculation, I just need to move this here, है ना? तो आपको कैलकुलेशन समझ रही है क्या? एक का 3 लाख का मुनाफा, एक का 3 लाख का नुकसान. सिंपल तो है. एक ने 3 लाख कमाया, एक ने 3 लाख गमाया. और नेचुरली स्टॉक एक्सचेंज ने कल्याण ज्वेलर का जो पैसा आया हुआ था, अब कल्याण ज्वेलर को वापस नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि उसमें मुनाफा नहीं हुआ. राइट? तो फंडामेंटली आप स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मानसी ने खुद का पैसा कमाया 3 लाख रुपए. उसका खुद का पैसा जो मार्जिन में दिया हुआ था वो तो वापस आएगा ही आएगा, प्लस प्रॉफिट का पैसा अलग हम लेंगे. यस और नो? सो ये जो 3 लाख रुपए एक्सचेंज में आके पड़े हुए थे, ये जो 3 लाख रुपए एक्सचेंज में आया था, क्या हम कल्याण ज्वेलर्स को वापस देंगे? नहीं. तो फंडामेंटली मानसी विल गेट हाउ मच प्रॉफिट? 3 लाख का उसको मुनाफा हुआ. सो प्लस 3 लाख का उसको मुनाफा. मार्जिन का पैसा तो वो वापस आया, प्रॉफिट का पैसा ये 3 लाख रुपए. मैं एकदम क्लियर रखना चाह रहा हूं, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए. और मैं यहाँ पे तुम लोग डाउट
आएगा तब तो तुम पूछोगे ना, मैं डाउट आने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं आता। इतने साल पढ़ाया, सेम सब्जेक्ट पढ़ाया, कभी कभी दिन में 2 बार पढ़ाया, मेरे पढ़ाते वक्त तुमको डाउट आ ही नहीं सकता। 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ तो 3 लाख रुपए एक्सचेंज देगी मानसी को, और इनको हुआ 3 लाख रुपए का नुकसान। तो नेचुरल सी बात है, कल्याण ज्वेलर का पैसा मानसी के पास आएगा। बोलते खाते मरते। सो ये 3 लाख का नुकसान, 3 लाख का फायदा। तो फंडामेंटली एक्सचेंज के ट्रेड में, कौन से ट्रेड में, कहां हो रहा है ये ट्रेड, इधर ध्यान सब छोड़ दो, दुनिया का सब बात छोड़ दो। ट्रेड कहां हुआ? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुआ। सॉरी गाइस, वन सेकेंड। एक्सचेंज के ट्रेड में, कहां पर? एक्सचेंज के ट्रेड में किसको मुनाफा हुआ है? अपने मुंह से एक बार बोल दो, मैं बस चाहता हूं कि तुम अपने मुंह से एक बार बोल दो, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हुई, ये स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेड हुई, ये ट्रेड में मानसी को प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, और कल्याण ज्वेलर को हुआ लॉस 3 लाख का। जीरो सम गेम है, इसको जीरो कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज वन पार्टीज गेन इज इक्वल टू अदर पार्टीज लॉस। एक पार्टी का जितना मुनाफा होता है, दूसरी पार्टी उतना ही गंवा के जाती है। काट पीट के जो पार्टियां आपस में करती है, उसमें एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। एक का जितना प्रॉफिट है, दूसरे का उतना लॉस निश्चित है। तो स्टॉक एक्सचेंज में मानसी ने 3 लाख कमाई, कल्याण ज्वेलर ने 3 लाख गंवाया। ये हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, ये हुआ फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों था? रियल में ये कॉन्ट्रैक्ट हमने किया क्यों था? फंडामेंटली हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहे थे? फंडामेंटली हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करने का एक ही मकसद था। चांडक जी को 3 महीने बाद सोना चाहिए था, वही दाम पे जो उस टाइम चल रहा था, 3,000 रुपए में सोना चाहिए था, और कल्याण ज्वेलर के पास ऑलरेडी सोने की एक ब्रिक थी, और कल्याण ज्वेलर को 3,000 रुपए के दाम पे मार्केट में ये बेचनी थी। यस और नो? तो वो एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट पीछे गया, एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मानसी कमा चुकी है, कल्याण ज्वेलर गंवा चुका है। रियल लाइफ में, फिजिकल दुनिया, रियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, सोना तो लेने, शादी तो है 3 महीने बाद, चांडक जी 3 महीने बाद सोना लेने चलेगी। चांडक जी जब अब मार्केट में सोना लेने जाएगी, ये रियल जिंदगी है, अब हम रियल दुनिया में आ गए हैं। रियल ये इधर लिख के गया था मैं पहले, मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। ये असल आम जिंदगी का बात है, ये रियल लाइफ स्टेटस है। ये हम प्योरली हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कोई सट्टा उट्टा नहीं कर रहे हैं, प्योरली एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन क्या होना है? रियल लाइफ में चांडक जी सोना खरीदने जाएंगी, हाँ या ना? हाँ। और कल्याण ज्वेलर सोने की ब्रिक लेके बैठा हुआ है, इनको रियल लाइफ में सोना बेचना है, ये भी बात सही है, हाँ या ना? अरे यार क्लास, कम ऑन यार। तो अब मेरे भाइयों, तुम क्लास में होते तो चांडक जी को बाकायदा उसकी सीट से बुला के हम स्टेज पे बुलाते सोना खरीदने के लिए, और ऊपर एक कल्याण ज्वेलर बिठा के रखा होता मैंने। अब रियल लाइफ में क्या होगा? जब चांडक जी ये सोना बाय करेगी, तो बाय किस प्राइस पे करना पड़ेगा? 3300 रुपए में, 3300 रुपए पर ग्राम में उसको बाय करना पड़ेगा। यस और नो? रियल लाइफ में सोने का भाव बढ़ जाने की वजह से रियल लाइफ में चांडक जी को सोना बाय करना पड़ेगा 3300 रुपए का, और कल्याण ज्वेलर उसको सेल कर पाएगा 3300 रुपए में। कल्याण ज्वेलर जो भी उससे सोना खरीदने आएगा, उसको सोना 3300 रुपए पर ग्राम बेच पाएगा, क्योंकि सोने का दाम बढ़ चुका है। कल्याण ज्वेलर ने सोना लिया कितने में था? 3,000 में। कितने में बेचेगा? 3300 में। कितने का मुनाफा? 300 रुपए पर ग्राम का मुनाफा। सेम विद चांडक जी। चांडक जी कितने में खरीद सकती थी? 3,000 में। कितने में खरीद सकती थी? 3,000 में।
अब मार्केट में किस दाम पे खरीदना पड़ेगा? 3300 रुपए में। मतलब चांडक जी 3300 रुपए मतलब 300 रुपए ज्यादा देके बाय करेगी। यस और नो? रियल लाइफ में सोने का भाव बढ़ जाने की वजह से जो चीज चांडक जी 3000 में बाय करने वाली थी वो खरीदनी पड़ेगी 3300 रुपए में। मतलब शी विल हैव टू शेल आउट 300 रुपीज मोर। मतलब टेक्निकली चांडक जी अगर मार्केट में सोना खरीदने जाती तो 3000 की जगह देना पड़ता 3300 रुपए। इसकी वजह से उसका नुकसान होता 300 रुपए पर ग्राम। क्यों? क्योंकि सोने का भाव बढ़ गया है और जब वो 1 किलो सोना खरीदने जाती तो उससे ज्यादा दाम देना पड़ता रियल लाइफ में असली सोना खरीदना है तो रियल लाइफ ट्रांजैक्शन में अगर आप नोटिस करोगे तो चांडक जी को 300 रुपए पर ग्राम का लॉस हुआ। अगर हम लोग 300 नहीं 3000 रुपए। रियल लाइफ में 3000 रुपए पर ग्राम लेना 3000 रुपए का वो लेना चाहती थी लेकिन उसको लॉस हुआ 300 रुपए का, तो 300 का लॉस है। तो टोटल लॉस जो है वो है 3 लाख रुपए का। रियल लाइफ में जब वो सोना खरीदेंगी तो 3 लाख रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो 3 लाख रुपए उसको मैं नुकसान ही मानूंगा क्योंकि 3 लाख मेरे को ज्यादा देना पड़ रहा। 3 महीने पहले मैं 30 लाख में ले सकता था, यहाँ पे मेरे को 3 महीने बाद में 33 लाख देना पड़ गया। और वेर एज अगर मैं कल्याण ज्वेलर की बात करूं वो लोग को 300 रुपए का मुनाफा होगा 1000 ग्राम की क्वांटिटी में। अगर हम ये सौदा देखें, अगर हम ये 1000 ग्राम की क्वांटिटी देखें तो इन्हें हुआ है 300 रुपए पर ग्राम प्रॉफिट। इसका मतलब इनका जो मुनाफा है वो है 3 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड की ब्रिक उन्होंने लेके रखी थी उसका तो भाव बढ़ गया। मेकिंग तो वो लेंगे ही लेंगे, मेकिंग तो उनका मेन धंधा है। सोने का भाव जो ऊपर गया उसकी वजह से उनको यहाँ 3 लाख रुपए की कमाई हुई। तो अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो रियल लाइफ में चांडक जी को हुआ नुकसान और कल्याण ज्वेलर्स को हुआ 3 लाख का फायदा। यस और नो? अगर मैं एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन की बात करता हूं तो एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन में चांडक जी का 3 लाख का मुनाफा, ज्वेलर वाले का 3 लाख का नुकसान। तो टेक्निकली मेरे भाइयों हमारा जो इंटेंशन था ये कॉन्ट्रैक्ट में, हमारा इंटेंशन क्या था? हमारा इंटेंशन था हेजिंग। हमारा इंटेंशन था हेजिंग और इसमें हमारी हेजिंग सक्सेसफुली हम कर पाए क्या? 100% हमने सक्सेसफुली कर ली है हेजिंग। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में चांडक जी को 3 लाख रुपए महंगा सोना मिला, वेर एज एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना कमा लिया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो किया हेजिंग करने के लिए उसमें एग्जैक्टली 3 लाख रुपए का उन्होंने मुनाफा कमा लिया। और हम कल्याण ज्वेलर्स की भी बात करें तो रियल लाइफ में उन्होंने 3 लाख रुपए सोने पर कमा लिया जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोना नीचे जाता तब भी उनका नुकसान था, सोना ऊपर जाता उनका मेन धंधा क्या है? मेकिंग चार्जेस का। तो 3 लाख रुपए उन्होंने रियल लाइफ में कमा लिया और एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ। असली में अगर देखा जाए तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों पार्टीज 3 महीने बाद भी जो मकसद था दोनों पार्टीज का जो मकसद था वो मकसद क्या था? दोनों पार्टीज ने 3000 रुपए पर ग्राम 1000 ग्राम की क्वांटिटी ये सौदा सक्सेसफुली किया। सोने का भाव ऊपर गया तब भी यही होता, नीचे गया तब भी यही होता। दोनों पार्टीज बिना किसी टेंशन के, सोना ऊपर गया नीचे गया, कोई दोनों पार्टीज को कोई टेंशन नहीं, दोनों पार्टीज चेंजेस हो सकती है। ये हमने जो ट्रांजैक्शन किया प्योरली हेजिंग था। मतलब एक पार्टी को रियल लाइफ में सही में सोना खरीदना है कोई भी पर्पस के लिए और उसे लगता है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं तो दे कैन एंटर इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस ऊपर चले गए तो असली जिंदगी में तुम ज्यादा दाम चुकाओगे लेकिन फ्यूचर में तुम कमा चुके होगे तो जीरो हो जाएगा। अगर असली जिंदगी में सोने का भाव नीचे चला गया तो तुम फ्यूचर्स में गंवाओगे लेकिन रियल लाइफ में जब तुम सोना खरीदने जाओगे तो तुम्हें कम दाम देना पड़ेगा, है ना? एनी विच वेज तुम्हें एग्जैक्टली जिस भाव पे तुम्हें सोना खरीदने की तुम ओके थे जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे तुम खरीद पाए, है ना?
तो लेट अस कीप दिस एग्जाम्पल इंटैक्ट। अब मैं सोने के प्राइस को नीचे लेके जाता हूं, कल्याण ज्वेलर का भी तो फायदा करा के दिखाऊं मैं आपको। दोनों ही केसेस में दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, काट पीट के 3,000 रुपए में ही सबको रेट पड़ने वाला है। आप समझेगा मेरी बात, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्सचेंज पे। ये एक्सचेंज का ट्रेड है। एक्सचेंज के ट्रेड में मानसी जी वॉज द विनर, वेयर एज रियल लाइफ में मानसी जी को लॉस हो गया। काट पीट के दोनों पार्टीज को सोना 3,000 रुपए पर ग्राम पेज पड़ा, है ना। सर व्हाट इफ, एक काम करता हूं ना, इधर उधर की बात छोड़ो, सोने का दाम नीचे लेके जाता हूं। देखते हैं सोने का दाम अगर नीचे चला जाता तो क्या होता। और मैं रियल लाइफ सिचुएशन भी लिख दूंगा, रियल लाइफ सिचुएशन भी लिख दूंगा, और मैं आपको एक्सचेंज में ट्रेडिंग में क्या होता वो भी लिख दूंगा। दोनों ही ट्रांजैक्शन आपके सामने कर लेते हैं। अब रियल लाइफ की सिचुएशन आपसे छुपी है ही नहीं, आपको तो पता है रियल लाइफ का सिचुएशन क्या है। ये है रियल लाइफ का सिचुएशन, है ना। कैलकुलेशन बस हमने अभी अभी किए हैं, बाकी सब तो रियल लाइफ में कभी कुछ बदला है नहीं, है ना। ये है भाई रियल लाइफ का सिचुएशन। है ना। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तुम इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें रियल लाइफ में बचना था। तो ये है तुम्हारे सामने रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन अब भी वही है, चांडक जी को शादी करना है, कल्याण ज्वेलर वाला 1 किलो सोने का ब्रेक लेके बैठा है, उसकी फट्टी की नीचे ना चले, चांडक जी को लगता है सर ऊपर ना चला जाए प्राइस। तो मान लो सेम कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने किया, मार्जिन मनी 10% ही रहा, मतलब चांडक जी अपनी तरफ से कितना पैसा डालेंगे यहाँ पर, 3 लाख रुपए मार्जिन भरना पड़ेगा, और कल्याण ज्वेलर वाले को भी कितना भरना पड़ेगा, 3 लाख रुपए। मार्जिन तो मार्जिन होता है भाई, मार्जिन तो भरना पड़ेगा, और अगर 10% मार्जिन रखा हुआ है तो मार्जिन तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे यार सो नो तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो भाइयों। सो मार्जिन अगर 10% है तो मार्जिन दोनों पार्टीज को भरना ही पड़ता है, तो नियम है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको भरना पड़ता है मार्जिन। नियम यही है, सच यही है, बात कुछ भी हो सत्य तो यही रहने वाला है। सो दिस रिमेन्स द ट्रुथ। अब पिछले कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल विपरीत, पिछले कॉन्ट्रैक्ट में 3,000 रुपए से 33 हो गया था ना, मान लो सोना 3 महीने बाद हो गया 2,700 रुपए। अब क्या होगा, चांडक जी हैड राइट टू बाय एट 3,000, मार्केट में भाव चला गया नीचे, मतलब 3,000 में खरीद के 2,700 में बेचेंगे, कितना नुकसान होगा, 300 रुपए। कल्याण ज्वेलर ऑन द अदर हैंड विल बी द गेनर हियर, बिकॉज वो बाय करके कितने में बैठा हुआ है, उसने लिया हुआ है राइट टू सेल। तो कल्याण ज्वेलर के पास है राइट टू सेल, तो वो सेल कर पाएगा 3,000 रुपए में, और ओपन मार्केट में रेट हो गया 2,700 रुपए, मतलब वो ओपन मार्केट में जाके बाय कर पाएगा 2,700 रुपए में। तो इनका मुनाफा हुआ 300 रुपए का। अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो 1,000 ग्राम के थे, इसका मतलब इनका टोटल लॉस 3 लाख का, इनका टोटल मुनाफा 3 लाख का। ये हो गया एग्जैक्ट उल्टा ट्रेड। अगर भाव नीचे गिरा तो क्या हुआ देखो, तो एक्सचेंज में क्या हुआ, एक्सचेंज में चांडक जी गंवा चुकी है, कल्याण ज्वेलर कमा चुका है, ये सुनो। लेकिन रियल लाइफ में अगर भाव नीचे गए तो चांडक जी जाएगी 27 लाख रुपए में सोना लेके आएगी, मतलब यहां उनका 3 लाख का मुनाफा हुआ, क्योंकि अगर वो पहले ले लेती तो 30 लाख रुपए देने पड़ते, अब सिर्फ 27 ही लाख देने पड़े, है ना। 30 लाख रुपए का सोना खरीदते, अब तो मार्केट में भाव 3 लाख रुपए गिर गया, तो चांडक जी ने 3 लाख रुपए रियल लाइफ में कमा ही ली। वेयर एज अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो वो ऑलरेडी गोल्ड की ब्रिक लेके रखा था उसने 30 लाख की, तो उस बेचारे ने 30 लाख रुपए की जो गोल्ड की ब्रिक लेके रखी थी, उस गोल्ड का भाव अब 27 लाख रुपए हो चुका है।
इसका मतलब इनका हुआ है लॉस। तो असल जिंदगी में कल्याण जूलर वाले का 3 लाख रुपए से भसक गया। और चांडक जी जो हैं, चांडक जी यहां खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि चांडक जी ने गोल्ड तो खरीदना ही था, तो जो गोल्ड 30 में लेना पड़ता वो 27 में ले लिए। तो क्योंकि चांडक जी 30 लाख रुपए का सोना खरीदना पड़ता उन्हें, अब क्योंकि वो सोना उन्हें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपए में मिल जाएगा, काट पीट के यहां गोल्ड के भाव की वजह से 3 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए। देखो, जिसका मुनाफा यहां हुआ, जिसका मुनाफा यहां हुआ उसका नीचे है लॉस। अरे ये सुनो गाइस, और जिसको यहां लॉस हुआ उसको नीचे प्रॉफिट हुआ। एट द एंड ऑफ द डे हमने कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए किया था। गोल्ड का प्राइस अब ऊपर हो या नीचे हो, दोनों पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 3,000 रुपए में मिलने वाला है। मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, तुम कोई भगवान नहीं है, हम में से कोई भगवान नहीं। अगर हम में से कोई भी भगवान होता, अगर मुझे सब पता होता तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता, तुम्हें सब पता होता तो तुम पढ़ नहीं रहे होते, तुम्हारे पिताजी को पता होता तो वो भी सब दुनियादारी छोड़ के यही कर रहे होते, बैरेक ओबामा को पता होता तो वो भी यही कर रहा होता, नरेंद्र मोदी को भी एग्जैक्ट पता होता तो वो यही कर रहा होता। किसी को कुछ पता नहीं है कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर पता होता तो दुनिया में सामने आता ही नहीं ना, वो अपना काम करता, रूम में बैठ के ट्रेडिंग करता। तो भाव जो है गोल्ड के प्राइसेस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। नोबडी नोज वेदर द गोल्ड प्राइस इज गोइंग टू गो अप और इट इज गोइंग टू गो डाउन। किसी का कंट्रोल नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर लेकिन और फायदा हो सकता था, तो भाई नुकसान भी हो सकता था, दोनों चीजें सोचो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपने बहुत ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट को फोकस किया तो ये प्योरली एक हेजिंग ट्रांजैक्शन था। रियल लाइफ में जो काम हम करना चाहते हैं, रियल लाइफ में वो काम करने के लिए हमने हेजिंग की। गोल्ड का भाव ऊपर गया नीचे गया मुझे फर्क नहीं पड़ा, दोनों पार्टियों को गोल्ड की उतार चढ़ाव से, उसके प्राइस की उतार, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा और मेरा बिजनेस भी सस्टेन करेगा। कोई एनोमैलिटी नहीं रहेगी, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन मेरे बिजनेस में फ्यूचर में नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं दिन भर उस अनसर्टेन इवेंट का इंतजार करके दिन भर धक 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 वेट ही करते रहेंगे तो धंधे पे कैसे ध्यान देंगे? देयर हैज टू बी सम सर्टेनिटी। तो ये फंडामेंटली जो आपको मैंने ट्रांजैक्शन कराए, ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से हेजिंग के थे। ये पूरी तरह से हेजिंग वाला ट्रांजैक्शन था। इसमें मैंने हेजिंग के अलावा कुछ नहीं कराया, ये प्योरली एक हेजिंग ट्रांजैक्शन था। मैंने आपको क्या बोला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए जाते हैं? हेजिंग के लिए। तो वन ऑफ द रीजन इज हेजिंग। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हेजिंग के लिए कैसे करते हैं। सो दिस वाज वन सेशन which was meant to explain only how the hedging is done by using the futures contract. The next contract that we will do is going to be purely speculative. ये transaction जो हम करेंगे purely speculative nature का transaction है, सिर्फ सट्टा, nothing else, सिर्फ सट्टा और कुछ नहीं, सिर्फ सट्टा खेलेंगे हम। आ जाओ, प्योरली एक सट्टे वाला ट्रांजैक्शन खिलाता हूं आपको, आ जाओ। अब आएगा आपको असली मजा। तो बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनका जो पूरा गेम होता है, उनका यही होता है कि सर सुनो ना, नशा करा दो सर, प्योर सट्टा करा दो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या महाभारत के जमाने से पासे फेंके जा रहे हैं, ये हमारे खून में है। ऊपर से अगर आप गुजरात वगैरह चले जाओगे तो वहां तो हर चीज पे शर्त लगती है। दो लोग रास्ते से जा रहे हैं, पीछे वाला लगाता है कि खंबा दोनों में से पहले कौन पैर क्रॉस कर देगा, उस पर भी शर्त लग जाती है। तो लेट अस डू अ प्योरली, अब मैं आपको एक दूसरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला हूं जो प्योरली एक स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन होगा। मैं आपके लिए लिख देता हूं, स्पेक्यूलेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ये
पढ़ने के बाद किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये इसकी खास बात है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये चीज हो जाती है कि मतलब जो ये आप पढ़ रहे हैं ना, इनफैचुएशन, प्यार नहीं तो इनफैचुएशन तो जरूर होता है इससे। और मेरे कई बच्चे जो हैं प्योरली दिन भर मार्केट में लगे हुए हैं। कई लोगों ने CS कंप्लीट करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स को अपना करियर बना लिया है। नागपुर में ही 4-5 लोग आपको मिल जाएंगे जो मेरे स्टूडेंट है, जिनका पूरा अपना खुद का ब्रोकरेज हाउस खोल के रखा है, जिन्होंने, जो लोगों के यहाँ पे लोग जाके ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट दे हैव बिकम। सम पीपल हैव गॉन एंड दे हैव डन कोर्सेज फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट, एक साल का कोर्स किए हैं, अभी अलग अलग जगह पे बड़े सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं प्योरली आपको सट्टे वाला ट्रांजैक्शन कराता हूँ, ठीक है। तो लेट्स डू वन ट्रांजैक्शन प्योरली फॉर स्पेक्यूलेशन वाले ट्रांजैक्शन कराता हूँ। अब बाजार में बहुत लोग हैं जो सिर्फ सट्टा खेलने के लिए बैठे हुए हैं, हेजिंग वेजिंग कुछ नहीं करनी है उनको, प्योरली स्पेक्यूलेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई प्योरली स्पेक्यूलेशन करने बैठा हुआ है, प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेक्यूलेशन अगर कोई बैठा हुआ है, वो कैसे करता है? तो मान लो ये है TCS का शेयर। अभी TCS का शेयर प्राइस सही में 3,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो लेट अस टेक की शेयर, TCS का जो शेयर है वो 3,000 रुपए का चल रहा है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, TCS के फ्यूचर का भी प्राइस आस पास ही चल रहा होगा। सीधी सी बात है कि TCS के फ्यूचर का भी प्राइस, उसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स का भी प्राइस आसपास ही होगा। सो लेट अस टेक इट एट 3,000 ओनली, नियर 3,000 ओनली। लेट अस टेक टू डिफरेंट पार्टीज नाउ। सो मान लो कि हमारी एक स्टूडेंट है, उसको लगता है कि सर TCS ब्यूटीफुल सर, 35,000 करोड़ रुपए साल में कमाते हैं सर, डेट फ्री कंपनी, डेट फ्री, कोई कर्जा नहीं कंपनी पे, बड़ा मतलब सर क्या बात है यार, मतलब 35,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, कोई कर्जा नहीं। रिद्धि को लगता है TCS फटेगा, ऊपर जाएगा, ओके, अरे क्लास ओके। और फॉर एग्जाम्पल हमारी दूसरी बच्ची सिद्धि, उसको लगता है सर कोरोना के बाद लोग IT से इतना परेशान हो जाएंगे कि लोग सब बंद कर देंगे यूज करना। एक को लगता है भाव ऊपर जाएगा, एक को लगता है भाव नीचे जाएगा। तो ये है शेयर प्राइस, इसकी मूवमेंट भी डिपेंड करेगी फ्यूचर की प्राइस, यस और नो। तो दोनों में से किसी के पास कोई शेयर वेयर है नहीं, दोनों में से कोई भी हेजिंग वेजिंग कर नहीं रहा है, ये प्योरली सट्टा खेलने के लिए बैठा हुआ है। प्योरली वो TCS के फ्यूचर्स में, TCS के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खेलने के लिए बैठे हुए हैं। इन दोनों में से कोई भी हेजिंग हुजिंग करने नहीं बैठा है, दोनों में से किसी को हेजिंग हुजिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों प्योरली सट्टे के हिसाब से खेल रहे हैं। ऊपर गया कमाई, नीचे गया, तो सिद्धि की कमाई तब होगी जब नीचे चला जाएगा भाव, रिद्धि की कमाई तब होगी जब भाव ऊपर चला जाएगा। प्योरली सट्टा है, प्योरली स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है, दोनों 4 पैसा कमाने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं। अब आपको तो पता है कुछ चीजें तो कभी बदलने वाली है नहीं। सो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वगैरह लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे स्क्रीन कभी कभी चेंज करनी पड़ती है थोड़ी सी। सो कुछ कुछ चीजें बदलेगी नहीं। तो ये TCS का कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो TCS के फ्यूचर्स का प्राइस भी चल रहा है 3,000 रुपए पर शेयर। इत्तेफाक है कि 3,000 रुपए का वैल्यू सेम आ गया, दूसरा शेयर लेते तो वैल्यू बदलता। मान लो क्वांटिटी जो है वो है, चल क्वांटिटी बदल सकते हैं हम, क्वांटिटी हमारे हाथ में है। चल क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दूं क्या, चल ये भी 1,000 ही रखते हैं फॉर द टाइम बिंग। मान लो क्वांटिटी है 1,000 शेयर्स, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है, टोटल वैल्यू कितनी है, दोनों की टोटल वैल्यू फिर से हो गई है 30 लाख रुपए। प्योर सट्टा, कोई रियल लाइफ में कोई जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ सट्टा खेलने बैठे हुए हैं। ओके, फोकस प्लीज फोकस। अब इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, भाव ऊपर, रिद्धि माहौल, भाव नीचे, सिद्धि का माहौल, खेल खत्म, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, प्योरली सट्टा है। और
मेजर बहुत सारे स्टूडेंट यही करते रहते हैं, मैं मना करता हूँ, वॉरेन बफे कॉल्स इट, मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें, बच्चे करते हैं ये, अपने रिस्क पे करोगे, मैंने कोई एडवाइस नहीं करी, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो शेयर कर लेना, लॉस होता तुम्हारा, तो मार्जिन तो भरना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो। शेयर थोड़ा ज्यादा स्पेक्यूलेटिव है, या शेयर थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव शेयर में ज्यादा होती है, तो इसका नाम है मार्जिन, बदल देता हूं। मार्जिन वैसे तय करने का जिम्मेदारी होता है एक्सचेंज का, मार्जिन क्यों कितना रखा जाता है सबका लॉजिक है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। अभी हम लोग, पहला दिन है ना आज हमारा, फर्स्ट डे, हम शुरुआत कर रहे हैं चीजों की। आपको पहले दिन में ही आपको लेजेंड बनना है ऐसा होगा नहीं। मार्केट, मेरे को 15 साल हो गया, 2004 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे सामने मैं 2 बार कांग्रेस का, 2 बार बीजेपी का लोकसभा का सरकार देखा हूँ, इलेक्शन देखा हूँ मैं 16 मई 2009, उसके बाद 16 मई एग्जैक्ट 2014, और उसके बाद 2019 अभी तुम्हारे सामने देखा। पहले इलेक्शन में सीखा था, दूसरे इलेक्शन में और दूसरा चीज सीखा, अभी तीसरा इलेक्शन जो होगा, चौथा जो इलेक्शन में देखूंगा उसमें शायद मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कोई बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है। तो बट आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट दोज इलेक्शन। इनफैक्ट द फर्स्ट डे आई मैंने पहला कदम जो ब्रोकर के ऑफिस में रखा था, वो एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, 19 मई गोल्डन मंडे, 19 मई 2009 वॉज माई फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड इनटू द ब्रोकर्स प्लेस। पहला जिंदगी में बिना नहाए मैं सुबह 9:15 बजे ब्रोकर के ऑफिस में पहुंच गया था, बिना चाय पिए, बिना कुछ खाना वाना, बिना कोई नाश्ता वाश्ता किए, बिना ब्रेकफास्ट किए मैं पहुंच गया था। मेरे जाते साथ मार्केट साला 1100 पॉइंट ऊपर खुला था, पहले मिनट के अंदर में मार्केट बंद हो गया था, इतना मार्केट ऊपर गया था। उसके बाद बोला था मार्केट 11 बजे खुलेगा, 11 बजे खुला, फिर फटा ऊपर की तरफ, फिर मार्केट को रोकना पड़ेगा, सर्किट लग गया मार्केट में, फिर 12 बजे बोले खोले, खुला ही नहीं मार्केट, क्योंकि उस टाइम 2009 से लेकर 2009 सोनिया गांधी की सरकार बहुत अच्छा काम की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, फिर से चुन के आए थे, तो पब्लिक वॉज वेरी हैप्पी। 2004 से 2009 में इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट देखा हुआ है, दिस इज द फैक्ट। हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं बदल सकती, एंड दैट इज द रीजन मनमोहन सिंह ऑलवेज सेज दैट हिस्ट्री विल बी द बेटर जज ऑफ, history will be the better judge of what I have done or what I have not done. So anyway, प्योर सट्टा, प्योर स्पेक्यूलेशन वाला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्योर स्पेक्यूलेशन। भाव तो 3000 रुपए है, और ये है टीसीएस का फ्यूचर्स। ये प्योरली टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अरे मेरा भाई हो, यस और नो। तो अभी क्या है, किसी का इंतजार करना नहीं है। मान लो टीसीएस का भाव ऊपर की तरफ गया, अच्छा मार्जिन ले लेते हैं, सॉरी मार्जिन नहीं लिया, मान लो मार्जिन है 20%, पार्डन मी गाइस फॉर, मैं थोड़ा फ्लो में बह जाता हूँ, और ये क्लास में तो मैं ज़्यादा बहता हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास में मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना, आप सामने रहते हो और सब धुआं धुआं हो जाता है। वीडियो में क्या होता है, मेरे को थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है, विच इज़ गुड फॉर अ स्टूडेंट, बिकॉज वीडियो में अगर मैंने 100% क्लैरिटी हर जगह नहीं रखी, तो शायद बच्चे को अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, जो मैं नहीं चाहता। कभी कभी लाइव क्लास में ब्लंडर होता है, वीडियो में ब्लंडर नहीं हो सकता। वीडियो में ब्लंडर होगा तो अब मेरे साथ ब्लंडर हो जाएगा, है ना। सो वीडियो के कई फायदे हैं, और इसमें तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप अपने पेस पे पढ़ोगे। आपको पता नहीं फ्यूचर ऑप्शन की क्लास में क्या होता है, कोई कोई एक बच्चे को 10 दिन लगते हैं समझने में, उस चक्कर में 150 चीजें करनी पड़ती है, तो बेचारा जो अच्छा बच्चा, जो एफिशिएंट बच्चा है, उसका भी टाइम बर्बाद होता था। तो वीडियो का यही फायदा है। एनीवे, तो मार्जिन अगर 20% है तो 30 लाख रुपीस का 20% कितना होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 30 लाख रुपए का, मार्जिन रखा हुआ है कितना, 20%। तो अगर मार्जिन रखा हुआ है 20%, सॉरी मेरे भाइयों, मार्जिन रखा हुआ है 20%, तो नेचुरली रिद्धि आपको कितना देना पड़ेगा मार्जिन, बोलो। 30 लाख का 20% होता है 6 लाख रुपए। तो देखो यार, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। ये कोई नॉर्मल शेयर नहीं है भाई, एक 100 रुपए 200 रुपए दिए मॉइल का शेयर आ गया, 3000 रुपए में टीसीएस का शेयर खरीद लिया। शेयर नहीं खरीद रहे हो तुम, बड़े आदमी बन गए, एफएनओ का बात हो रहा है, वायदा बाजार का बात हो रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिक डीमैट अकाउंट किसी का भी खुल जाता है। ये डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग करना है ना, एफएनओ का ट्रेडिंग करना है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट लगता है, पूछेंगे तुम्हारी कमाई कितनी है, हर कोई नहीं कर सकता। तो दोनों पार्टीज अपना अपना मार्जिन भरेंगी। 6-6 लाख दोनों पार्टीज ने भर दिया।
क्या टेंशन ले रहे हो? मान लो यार रब से गया टीसीएस का भाव ऊपर, मान लो टीसीएस का भाव ऊपर चला गया, टीसीएस का भाव 3600 रुपए हो गया, प्लेन प्लेन हिसाब किताब है, इधर आओ, सब छोड़ो, इधर आओ। रिद्धि हैड राइट टू बाय एट द एंड ऑफ द डे, लॉन्ग पोजीशन बनाई थी ना रिद्धि ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है ना, उसको लगता है तेजी होगी, राइट टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय। वो बाय कितने में कर सकती है? वादा किस भाव पे हुआ है? 3000। सेल किस भाव पे कर पाएगी? 3600। मुनाफा कितना हुआ? मात्र 600 रुपए का। सिद्धि ने क्या बोला था? सेल करूंगी, टीसीएस नीचे जाएगा, लोग आईटी छोड़ देंगे, टेक्नोलॉजी छोड़ देंगे, ऐसा होगा नहीं। सिद्धि, आई एम वेरी सॉरी। अरे क्या हो रहा है ये? 3000 पे आपने वादा किया था मैं सेल करूंगी, लेकिन बाइक, अरे कॉन्ट्रैक्ट काटना पड़ेगा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट खुला उसको बंद करने के लिए एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। ये तो वैसे भी मार्केट में हो रहा है, रियल लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ एक एंट्री है, बाय की और सेल की एक एंट्री है। इनने बाय पहले किया था, इनने सेल पहले किया था। अब बाय कर गया था तो सेल की एक एंट्री करनी पड़ेगी, सेल पहले किया था तो बाय की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये बाय करेगी बाय, लेकिन मार्केट का प्राइस ऊपर जा चुका है, तो इनका नुकसान कितना हुआ? मात्र 600 रुपए का। अबे पगलो, एक शेयर पे 600 रुपए, कॉन्ट्रैक्ट 1000 शेयर का था, प्रॉफिट कितना हुआ? प्लस 6 लाख। नुकसान कितना हुआ? माइनस 6 लाख। रिद्धि क्या बोलेगी? भाड़ में गई दुनिया सर, पहले मेरा मार्जिन वापस करो। पहले क्या होगा? मार्जिन वापस। मैं एंट्री पूरी कर रहा हूं, मेरा अकाउंट खराब हो सकता है लेकिन मेरी गणित खराब नहीं है। मेरा अकाउंटिंग एंट्री मेरे को बहुत मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं करना आता मुझे, लेकिन भाई मार्जिन वो तो रिद्धि का पैसा है, तो तुम मार्जिन पहले 3 लाख 6 लाख रुपए तो रिद्धि, अरे रिद्धि का पैसा है ना ये तो तुम मार्जिन वापस आएगी, ये तो मार्जिन वापस आई, प्लस 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का रिद्धि के पास एक्सचेंज 6 लाख रुपए का जो मार्जिन था वो तो दिया ही दिया, साथ ही साथ प्रॉफिट अलग से। दूसरे का पैसा नहीं है, हम अपना 1 रुपए के लिए तो लड़ेंगे ना, अपने पैसे के लिए तो लड़ाई करेगी ना रिद्धि, उसका पैसा है भाई। वेरएस अगर हम सिद्धि का हालत देखें तो ये जो मार्जिन मनी है जो सिद्धि 6 लाख रुपए भर चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगा। अब वो वापस आएगा अभी तो वो अलग से वापस 6 लाख रुपए नुकसान का देगी एक्सचेंज को, फिर एक्सचेंज रिद्धि को देगा, तो इससे अच्छा 6 लाख रुपए वापस ही नहीं होगा। तो व्हाट हैपेंड हियर? अब रिद्धि जो मार्जिन भर चुकी थी वो उसके पास नहीं आएगा, सिद्धि जो मार्जिन भर चुकी थी उसके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका लॉस हो गया ना मेरे भाइयों, 6 लाख रुपए का। सर लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं सर? अबे पगलों, इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ मुनाफे का परसेंटेज देखो, रिद्धि ने लगाई कितनी थी, फंडामेंटली मार्जिन मनी कितना भरना पड़ा मेरे को? मात्र 3 लाख, मात्र 6 लाख रुपए। मतलब मैंने मार्केट में 6 लाख रुपए लगाया था, 6 लाख रुपए के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख रुपए का। इसका मतलब रिटर्न 100%। अबे शेयर प्राइस सिर्फ 20% ऊपर गया लेकिन मेरा मुनाफा 100%। अबे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता, पूरे शेयर खरीदता तो मेरे को कितने देने पड़ते? 30 लाख रुपए डाल, 30 लाख रुपए ब्लॉक होते ना मेरे, 30 लाख रुपए डाल के रखने पड़ते ना मेरे को। 30 लाख पे 6 लाख कमाता सिर्फ 20% होता। यहाँ फ्यूचर में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो तुमने किया, 30 लाख रुपए लगाने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ मार्जिन मनी भर दिया। मार्जिन मनी कितना भर दिया? 6 लाख रुपए भर दिया। 6 लाख रुपए के ऊपर मुनाफा कितना? 6 लाख रुपए का, 100% रिटर्न। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जिसका लॉस हुआ उसके लगे भी पूरे। अबे और भी हो सकता था, घर से भी पैसा देना पड़ सकता था। और तो एक का लॉस 100% तो दूसरे का पूरा नुकसान 100% है। प्योर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। डू यू बिलीव दिस हैपेंस? दिस हैपेंस एवरी डे। यू कैन डू इट राइट नाउ। रोस्ट कर सकते हैं लोग और रोस्ट करते हैं लोग। दैट इज द रीजन पीपल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। Are you understanding? So this was a purely speculative transaction. Purely speculative transaction. So this is the end of the first session, guys. In the next session, we will talk about margins in more details.
we will talk about something which is called as series expiry. We will do multiple party contract. क्योंकि ये तो क्लास था, ये तो मैं पहली बार शुरू कर रहा हूं, इसीलिए 2 पार्टी का एग्जांपल दिया हूं. रियल लाइफ में तो हजारों पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी किसी के साथ भी कभी भी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट. तो हम कल मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कल वी विल टॉक अबाउट मार्जिन्स, एक्सपायरी, series, etc., etc., etc. Plus, we will do multiple party contracts. Thank you guys. You've been a lovely audience. Bye bye.